हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के और उसमें हमारा केमिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से। इसमें सबसे पहले आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जब ऑपरेशन जो होता है उसमें सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि जो भी ऑपरेशन हो रहा है, जो भी रिएक्शन हो रही है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये सारे के सारे मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो थर्मोडायनेमिक्स होता है उसमें एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है और सिस्टम के आगे तीन टाइप्स होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो देखिए, सो दैट कि आपके जो सिस्टम सराउंडिंग वाले डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। फिर सेकंड आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो सिस्टम और सराउंडिंग है ना, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती। सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, ये एक तरह का कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या था? आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने एग्जांपल बताई थी ना कि हॉट टी इन अ थर्मस फ्लास्क, वो क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, इसीलिए जो थर्मस फ्लास्क के अंदर गर्म चाय हम डालते हैं वो गर्म रहती है, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होती। थर्ड आता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जब जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो इसमें जो प्रेशर है वो जीरो रहेगा। प्रेशर में मतलब चेंज इन प्रेशर है जो वो जीरो रहेगा, प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। थ्रू आउट द ऑपरेशन जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। फोर्थ आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो रहेगा। ठीक है, डीवी का मतलब क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे जीरो होगा। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? जब सिस्टम के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाती है, एक सीरीज में चेंजेस आती है, इतनी सारी चेंजेस आती है कि फाइनली जो हम कर रहे हैं ना रिएक्शन, वो फाइनली इनिशियल स्टेट में आ जाती है, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में एनर्जी चेंज नहीं होती, इसमें एनर्जी जो होती है वो थ्रू आउट द प्रोसेस जीरो रहती है। तो चेंज इन एनर्जी यहाँ पे क्या है? चेंज इन एनर्जी यहाँ पे जीरो है। फिर आता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? जब जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लोली हो रहा है, जो भी रिएक्शन हो रही है ना बहुत ही स्लोली हो रही है, इतनी ज़्यादा स्लोली हो रही है कि उसमें जो चेंज आ रही है ना वो डायरेक्टली हम नोटिस ही नहीं कर पाते। उसमें जो थोड़ा बहुत चेंज आता है वो फिर से रिवर्स हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है? इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम बना रहता है। आप प्रोसेस की किसी भी स्टेज में जाकर देखो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा। रीजन भी कि प्रोसेस जो है वो बहुत स्लोली हो रहा है, इतना स्लोली हो रहा है कि वो फिर से रिवर्स हो जा रहा है, इसीलिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम बना रहता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत रैपिडली होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस स्लोली होता है, इनफाइनिटेसिमली स्लोली, मतलब बहुत ही ज्यादा स्लोली हो रहा है, इतना स्लोली हो रहा है कि उसमें फिर से रिवर्स हो रहा है, वो इतना ज्यादा धीरे धीरे हो रहा है। इरिवर्सिबल बहुत ही रैपिडली हो रहा है, तेजी तेजी से हो रहा है। तो इसमें जो सिस्टम और सराउंडिंग होता है उसके बीच में इक्विलिब्रियम रहने का कोई भी चांस नहीं होता। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अब जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स इतनी तेजी से बन रहे हैं कि ऑपोजिट फोर्स उस पर काम ही नहीं करती। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बट उनसे वापस जो रिवर्स प्रोसेस नहीं हो रहा, तो इसीलिए जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होता। फिर आती है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन को एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए उसमें जो हीट में चेंज आती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए जो भी हीट में चेंज आती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन।
फिर आता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जब केमिकल रिएक्शन के टाइम पे हीट रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो चेंज इन हीट होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? जब केमिकल रिएक्शन के टाइम पे हीट अब्सॉर्ब होती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट चेंज होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। फिर आगे आती है हीट ऑफ रिएक्शन की अलग अलग टाइप्स। कौन कौन सी टाइप है इसकी? फर्स्ट है हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब ये सब क्या है इसको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? जब किसी भी एलिमेंट से 1 मोल ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट से 1 मोल ऑफ कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होती है, उस टाइम पे जो चेंज इन हीट होता है, जो हीट में चेंज आती है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। मतलब इसमें क्या हो रहा है? इसमें एलिमेंट से कंपाउंड का 1 मोल बन रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। एलिमेंट से कंपाउंड की 1 मोल की फॉर्मेशन हो रही है, उस टाइम पे जो हीट चेंज होती है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ कंबस्शन क्या होता है? हीट ऑफ कंबस्शन इसका उल्टा होता है। जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनाने के लिए, उस टाइम पे बनाने के लिए नहीं, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की कंबस्शन के लिए जो हीट चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबस्शन। क्योंकि देखो जो कंबस्शन होती है ना, कंबस्शन में एयर का होना जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ऑक्सीजन के बिना कंबस्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की कंबस्शन के लिए जो हीट चेंज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबस्शन। फिर आती है एफिशिएंसी ऑफ फूड एंड फ्यूल। फूड एंड फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है? जो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस की जो कंप्लीटली जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ, मोल नहीं बोलेंगे, जो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न होता है या 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है, उस टाइम पे जो हीट प्रोड्यूस होती है, अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ फूड एंड फ्यूल। अब ये सब्सटेंस कौन सा होता है? ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, फ्यूल भी हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड होता है उसकी कंबस्शन होती है, तो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ फूड एंड फ्यूल। जितनी क्लोरिफिक वैल्यू फ्यूल की ज्यादा होगी, उतनी फ्यूल की जो कंबस्शन है वो बेटर रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि वुड है, वुड की क्लोरिफिक वैल्यू है 17 किलो जूल पर ग्राम। चारकोल की अगर हम बात करें तो चारकोल की क्लोरिफिक वैल्यू है 33 किलो जूल पर ग्राम। तो कौन सा बेटर फ्यूल हो गया? चारकोल जो है वो वुड से फिर बेटर फ्यूल होगा, क्योंकि जितनी फ्यूल की क्लोरिफिक वैल्यू ज्यादा होगी उतना फ्यूल बेटर होगा, ठीक है। फूड हो या फ्यूल हो, ठीक है, फूड की बात कर लो या फ्यूल की बात कर लो, जितनी उसकी क्लोरिफिक वैल्यू ज्यादा होगी उतना वो फूड या फ्यूल बेटर होगा। फिर आती है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस का हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में 1 ग्राम हमने डाला एसिड का, 1 ग्राम डाला बेस का, उसके बाद वो जो सॉल्यूशन होगा, अब उसमें सेम अमाउंट हम एसिड का डाल रहे हैं, सेम अमाउंट हम डाल रहे हैं बेस का, तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? वो न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन बनने के लिए जो चेंज इन हीट होगी उसमें, उसको बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। कितनी होती है? -57.1 किलो जूल होती है। बट वीक एसिड और वीक बेस के केस में जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो हमेशा 57.1 किलो जूल से कम होती है। फिर आता है हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? जब किसी भी सॉल्वेंट में लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, काफी सारा सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में हम 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का डिसॉल्व करेंगे। अब किसी सॉल्वेंट में हम कोई सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहे हैं, सब्सटेंस का 1 मोल डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हीट चेंज होएगी उसको बोलते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। फिर आता है लास्ट में इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन इंथैल्पी भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये होता है जब सफिशिएंट वाटर में, ठीक है, वाटर में हमने 1 मोल गैसियस आयन का डिसॉल्व करा, ठीक है, सफिशिएंट हमने वाटर लिया, उसमें 1 मोल गैसियस आयन का हमने
डिसॉल्व कर दिया। जब हम गैसेस आयन का एक मोल सफिशिएंट वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे वो जो सोल्यूशन होगा वो क्या बन जाएगा, वो इनफिनाइटली डिल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा, बहुत ही डिल्यूट सोल्यूशन बनेगा। तो ये जो डिल्यूट सोल्यूशन बनता है इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जो हाइड्रेशन इंथैल्पीज होती है ये हमेशा नेगेटिव होती है, राइट। फिर लास्ट आता है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या है, जब केमिकल रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन में या तो एक स्टेप होता है या फिर एक स्टेप से ज्यादा स्टेप्स भी होते हैं कई केमिकल रिएक्शन में। अब केमिकल रिएक्शन में चाहे एक स्टेप में केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, चाहे कोई केमिकल रिएक्शन 2 या 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो, तो उसमें जो चेंज इन हीट होता है ना वो हमेशा सेम रहता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है अगर वो एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है या फिर 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, तो उस केस में जो चेंज इन हीट होगा वो सेम होगा। इसको बोलते हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। फॉर एग्जांपल, कोई भी रिएक्शन हो रही है, ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट होने के बाद प्रोडक्ट क्या बना, बी बन गया, तो इसमें कोई ना कोई हीट चेंज होगी, ठीक है। सपोज हीट चेंज हो रही है एच, ठीक है। और एक और रिएक्शन है, उसमें क्या है, उसमें पहले ए से बना सी, ठीक है, सी से फिर बना बी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। ए रिएक्टेंट की रिएक्शन हुई, फिर सी बना, सी के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बी जो है वो लास्ट में बना। तो इसमें 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है। तो जहां पे जो हीट चेंज हो रही है ये हो रही है चेंज इन हीट H1 हो रही है, और यहाँ पे जो चेंज इन हीट हो रही है H2 हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो चेंज इन हीट यहाँ पे है ना, ये इन दोनों के इक्वल होएगी। तो मतलब कि चेंज इन हीट H जो है वो H1 और प्लस H2 के इक्वल रहेगी, ठीक है। तो जो ये चेंज इन हीट है ना, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है चाहे फिर 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो, जो चेंज इन हीट होती है वो हमेशा सेम होती है। तो इसी को बोलते हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन, मतलब कि हीट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। फिर इसमें 2 चीजें और आती है, एक आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और एक आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है जब 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।